नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, जब एक क्रूज ट्रिप पर 25% की छूट दी जाती है तो 41% का लाभ होता है। यदि छूट 26% हो तो लाभ कितना होगा। तो देखिए हम यहाँ एक कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, एमपी बटा सीपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100 माइनस डिस्काउंट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 25% छूट देने के बाद 41% का लाभ हो रहा है। यानी हम यहां से लिख सकते हैं 100 प्लस 41% बटा क्या हो जाएगा 100 माइनस 25%। डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 25%, तो 41% का लाभ हो रहा है। अब देखिए हम इसके बराबर लिख सकते हैं, हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि 26% छूट देने के बाद कितना का लाभ होता। यानी हमें क्या निकालना, प्रॉफिट निकालना है। यानी 100 प्लस का क्या हो जाएगा प्रॉफिट बटा क्या हो जाएगा 100 माइनस क्या हो जाएगा डिस्काउंट। यानी 26% डिस्काउंट देने के बाद कितना का प्रॉफिट होगा। हम इन दोनों को आपस में बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से जो एमपी और सीपी का रेशियो निकल के आएगा और यहां से जो एमपी और सीपी का रेशियो निकल के आएगा वो दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हम यहां से लिख सकते हैं, हम इसे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 141 बटा क्या हो जाएगा, हम इसमें से अगर माइनस करेंगे 25 तो ये हो जाएगा 75 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट बटा, हम इसमें से अगर 26 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 74 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से क्रॉस गुणा कर लेते हैं। हम यहां से क्रॉस गुणा करेंगे, यहां से कुछ कटने वाला है क्या, यहां से नहीं, हम यहां क्रॉस गुणा कर लेते हैं। हम यहां क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 141 गुने 74 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इसमें 75 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7500 प्लस का 75p। अब देखिए हम यहां अगर 141 में अगर 74 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम अगर 1 में 74 से गुणा करेंगे, 74 के 4 हाथ में 7, 74 में अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 296 और 7 हम ऐड करेंगे, 296 में अगर 7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 303 का हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, हाथ में क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा 30। 74 में अगर 1 से गुणा करेंगे 74 में 30 ऐड करेंगे ये क्या हो जाएगा 104, ये क्या हो जाएगा 104 हो जाएगा इक्वल टू हमारा क्या है 7500 प्लस का क्या है 75p है। अब देखिए इस 7500 को इस साइड लेके आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। हम इसमें से अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2500 और ये कितना ज़्यादा है 434, यानी ये हमारा हो जाएगा 2934 इक्वल टू क्या हो जाएगा 75p हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं p इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2934 बटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 75। अब देखिए हम इसे काट सकते हैं क्या, हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो देखिए ये 3 से 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा 11 और 3 क्या हो जाएगा 14 4 क्या हो जाएगा 18, यानी 3 से ये कटने वाला है। 3 से ये कितने बार में जाएगा, ये 3 से 25 बार में चला जाएगा और ये 3 से कितने बार में जाएगा, ये 3 से 9 बार में, हाथ में 2 23, यानी 7 बार में, हाथ में 2 24, 8 बार में। यहाँ से हमारा p क्या निकल के आ गया 978 बटा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। देखिए 978 में अगर हम 25 से भाग देंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 39.12%। हमारा प्रॉफिट क्या निकल के आ गया 39.12%। यानी अगर 26% का छूट दिया जाता तो कितना का लाभ होता, 39.12% का लाभ होता। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया ए एक काम का 30% 30 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाता है तथा वे दोनों बचा हुआ काम 20 दिन में पूरा करते हैं। पूरा अकेले करने में बी को कितना समय लगेगा। हमें क्या निकालना है कि अगर उस पूरे काम को बी अकेला करेगा तो उस काम को करने में कितना समय लगेगा, हमें उस समय को निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ए जो है उस काम के 30% को 30 दिन में कर रहा है।
कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। अब देखिए काम जो होगा अपने आप में क्या होगा, 100%। तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि ए जो है उस पूरे काम को यानी 100% काम को करेगा तो कितना समय लगेगा, 30% काम करने में 30 दिन का समय लग रहा है, यानी 1% काम करने में 1 दिन का समय लगेगा। तो 100% काम करने में कितना समय लगेगा, 100 दिन का समय लगेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि बचा हुआ काम, ए जब 30% काम कर रहा था तो शेष काम कितना बच जा रहा था, 70%। 70% काम को दोनों मिलके यानी ए प्लस बी दोनों मिलके 70% काम कितना समय में कर रहे थे, 20 दिन में कर रहे थे। 70% काम कितना समय में कर रहे थे, 20 दिन में कर रहे थे। तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि ए प्लस बी 100% काम कितना समय में करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 20 में 70 से हम भाग देंगे और 100 से गुना करेंगे। यहां से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 200 बटा 7 दिन। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम जो है इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे, अब देखिए हम यहां से एलसीएम निकालेंगे, हम इन दोनों समय का अगर एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा 200। हम टोटल वर्क को मान लेते हैं 200 यूनिट। अब देखिए 200 यूनिट काम जब ए कर रहा है, 200 यूनिट काम जब ए कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 100 दिन का समय ले रहा है। और जब 200 यूनिट काम दोनों साथ में मिलके यानी ए प्लस बी दोनों साथ में मिलके कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 200 बटा 7 दिन का समय लग रहा है। अब देखिए हम यहां से दोनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ए जो है 100 दिन में 200 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 2 यूनिट। ए प्लस बी जो है 200 बटा 7 दिन में 200 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहे होंगे। अब देखिए ए का इफिशियंसी क्या निकल के आया, 2 यूनिट, और ए प्लस बी का इफिशियंसी क्या निकल के आया, 7 यूनिट। तो हम यहां से बी का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। बी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इस 7 में से हम 2 माइनस करेंगे, बी का इफिशियंसी क्या निकल के आ जाएगा, 5 यूनिट निकल के आ जाएगा। और हमसे पूछ रहा है कि अगर इस पूरे काम को यानी 200 यूनिट काम को अगर बी करेगा तो कितना समय लगेगा। बी का इफिशियंसी क्या है, 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट इफिशियंसी के साथ अगर 200 यूनिट काम करेगा तो कितना समय लग जाएगा, 40 दिन का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 40 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया किसी पुल में 3 नल है। पुल को भरने में पहले नल को 3 दिन, दूसरे नल को 2 दिन और तीसरे नल को 18 घंटे लगते हैं। तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं, 8 घंटे बाद दूसरे नल को बंद कर दिया जाता है। पुल कुल कितने समय में पूर्णतः भर जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया हुआ है, हमारा समय दिया है कि पहला नल 3 दिन में भर रहा है, दूसरा नल जो है 2 दिन में भर रहा है और तीसरा नल 18 घंटा में भर रहा है। तो हम सबसे पहले इन तीनों समय का हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए 3 दिन में कितना घंटा होगा, एक दिन में 24 घंटा, तो 3 दिन में कितना घंटा हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा 72 घंटा, यानी पहला नल जो है 72 घंटा में भर रहा है, दूसरा नल जो है 2 दिन यानी 48 घंटा में भर रहा है और तीसरा नल जो है 18 घंटा में भर रहा है। तो हम सबसे पहले इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए हम यहां से अगर एलसीएम निकालेंगे 72, 48 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, 144। हम पुल की धारिता मान लेते हैं 144 यूनिट, पुल की धारिता मान लेते हैं 144 यूनिट। अब देखिए 144 यूनिट पानी जब पहला नल भर रहा है, जब 144 यूनिट पानी पहला नल भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 72 घंटा का। जब 144 यूनिट पानी दूसरा नल भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 48 घंटा का समय लग रहा है। और जब 144 यूनिट पानी तीसरा नल भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 18 घंटा का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहां से तीनों नल का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। पहला नल जो है 72 घंटा में 144 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 2 यूनिट पानी। दूसरा नल जो है 48 घंटा में 144 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भरेगा। और जो तीसरा नल है 18 घंटा में 144 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 8 यूनिट पानी भरेगा। अब देखिए हमें जो है पुल के अंदर पानी कितना भरना है, 144 यूनिट पानी भरना है, 144 यूनिट पानी भरना है। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि तीनों नल को एक साथ खोला जाता है और 8 घंटे बाद दूसरे नल को बंद कर दिया जाता है। तो देखिए 8 घंटे में दूसरा नल जो है उस पुल के अंदर कितना पानी भर देगा। दूसरा नल जो है 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भर रहा है तो 8 घंटे में कितना पानी भरेगा, 24 यूनिट पानी। यानी हम इस टोटल पानी में से 24 यूनिट पानी माइनस करेंगे। अब जो है कितना पानी भरना बाकी रह गया, हम इसमें से अगर 24 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0, 2, 1। यानी अभी भी 120 यूनिट पानी भरना है। 120 यूनिट पानी कौन भर रहा है,
पहला नल और तीसरा नल दोनों साथ में मिलकर 120 यूनिट पानी भर रहा है। अब देखिए पहला नल जो है एक घंटा में कितना पानी भर रहा है 2 यूनिट, और तीसरा नल जो है 1 घंटा में 8 यूनिट पानी भर रहा है, यानी दोनों मिलकर 1 घंटा में 10 यूनिट पानी भरेंगे और पानी भरना कितना बाकी रह गया 120 यूनिट। यहां से हमारा 10 से 10 कट जाएगा, यानी यहां से हमारा समय क्या निकल के आ जाएगा 12 घंटा, यानी 12 घंटा में पूल जो है पूर्णतः जो है पूरी तरीका से भर जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 18 पेन को 360 रुपए में बेचने पर 3 पेन की लागत के बराबर हानि होता है, एक पेन का क्रय मूल्य कितना है। हमें क्या निकालना है, एक पेन का क्रय मूल्य निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि 18 पेन बेचने पर 3 पेन के लागत मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम ये मान के चलेंगे कि हम जितना पेन खरीद के लेके आए थे उतना ही पेन बेच रहे हैं, यानी अगर हम 18 पेन यहां बेच रहे हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि हम 18 पेन ही खरीद के लेके आए थे। तो देखिए हम हानि या लाभ किस पे काउंट करते हैं, सीपी पे, यानी 18 पेन के अगर हम सीपी में से माइनस करेंगे 18 पेन का एसपी तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हानि निकल के आ जाएगा। और हमें हानि क्या दिया हुआ है, 3 पेन की लागत के बराबर हमें हानि दिया हुआ है, यानी हानि क्या हो जाएगा 3 CP हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। हम इस 3 CP को अगर इस साइड लेके आएंगे तो प्लस में है तो हमारा माइनस में हो जाएगा, यानी यहां से हो जाएगा 18 CP माइनस का 3 CP इक्वल टू, अगर हम इसे उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यानी यहां से हो जाएगा 18 SP हो जाएगा। हम इसमें से अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15 CP इक्वल टू 18 SP हो जाएगा। हम इसे अगर 3 से काट लें तो ये 3 से 5 बार में जाएगा और ये 3 से कितने बार में जाएगा 6 बार में, यानी यहां से हमारा CP और SP का रेशियो क्या निकल के आ गया, CP और SP का रेशियो निकल के आ गया 6/5 निकल के आ गया। यानी अगर CP उस पेन का अगर 6 यूनिट होगा तो SP कितना होगा 5 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में SP कितना दिया हुआ है, हमें SP दिया हुआ है 360 रुपया, SP क्या दिया 360 रुपया, यानी CP क्या हो जाएगा, अगर 5 यूनिट का वैल्यू 360 है तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसमें 5 से भाग देंगे, ये 5 से कितने बार में जाएगा 7 बार में, हाथ में 1, ये हो जाएगा 10 2 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया 72। तो हम यहाँ से 6 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 6 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसमें 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12, हाथ में 1, 42 1 43, यानी यहाँ से क्या निकल के आ गया 432 रुपया। यानी उस पेन का, उस 18 पेन का CP क्या होगा, 18 पेन का जो CP होगा, CP क्या हो जाएगा, 18 पेन का CP हो जाएगा 432 रुपया। तो हम यहाँ से एक पेन का CP निकाल सकते हैं। हमसे पूछ क्या रहा है, एक पेन का क्रय मूल्य लागत मूल्य पूछ रहा है, यानी हम एक पेन का CP निकाल सकते हैं। हम इसमें 18 से भाग देंगे, ये 18 से 2 बार में जाएगा, 18 दूना 36, हाथ में क्या आ जाएगा 7, हो जाएगा 72, 18 चौका 72, यानी एक पेन का CP हमारा क्या निकल के आ गया 24 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक घनाभ का आयतन 320 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके कुल सतह के क्षेत्रफल का पता लगाएं यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में घनाभ का आयतन दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है, घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कुल सतह का क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज पता होना चाहिए, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ऊंचाई निकालेंगे, क्योंकि हमें लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है और हमें क्या दिया, आयतन दिया हुआ है, तो हम यहाँ से ऊंचाई निकाल सकते हैं। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। हमें क्या दिया हुआ है 320 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ लंबाई और चौड़ाई का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा यहाँ से ऊंचाई निकल के आ जाएगा। लंबाई क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या दिया 8 सेंटीमीटर, हमें ऊंचाई निकालना है, ये किसके बराबर है 320 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। अब देखिए हम यहाँ से 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, 8 से 32 को काटेंगे, ये 4 बार में जाएगा, यानी यहाँ से हमारा ऊंचाई क्या निकल के आ गया 4 सेंटीमीटर निकल के आ गया। और हमसे पूछ क्या रहा है, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। अब देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 2 × L का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और B का वैल्यू हमें क्या दिया 8 सेंटीमीटर, यानी 10 में 8 से हम गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, प्लस B हमें कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और H हमारा क्या निकल गया है 4 सेंटीमीटर, यानी 8 में 4 से गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, प्लस H हमारा क्या निकल गया है 4 सेंटीमीटर और L क्या दिया 10 सेंटीमीटर,
यानी 4 गुणे 10 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे, हम इसे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 80 और 40 क्या हो जाएगा 120। 120 में अगर हम 32 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 152। ये क्या हो जाएगा 152। यानी यहाँ से हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा 152 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 304 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 304 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक वृत्त की परिधि एक समबाहु त्रिभुज की परिधि के बराबर है। यदि उस वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई क्या होगी। हमें क्या निकालना, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वृत्त की परिधि, देखिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। वृत्त की परिधि किसके बराबर हमें क्वेश्चन में दिया, समबाहु त्रिभुज की परिधि के बराबर दिया हुआ है। देखिए समबाहु त्रिभुज की परिधि क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिधि होता है 3 इंटू भुजा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा क्या होता है आपस में बराबर होता है, यानी परिधि क्या हो जाएगा 3 इंटू भुजा हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में वृत्त का रेडियस दिया हुआ है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, समबाहु त्रिभुज की भुजा निकाल सकते हैं। हमें रेडियस क्या दिया हुआ है, हम यहाँ पाई का वैल्यू पुट करेंगे, पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में रेडियस क्या दिया हुआ 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू ए हो जाएगा। अब देखिए 7 से हमारा 7 कट जाएगा, यहाँ से हमारा ए क्या निकल के आ जाएगा, ए निकल के आ जाएगा, हम 2 से 22 में गुना करेंगे क्या हो जाएगा 44, और 44 में हम 3 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 44/3 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारा समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या निकल के आ गया 44/3 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया यदि 16% छूट मिलने के बाद बिक्री मूल्य 1680 रुपया है तो उसकी चिन्हित कीमत क्या थी। हमें क्या निकालना है, चिन्हित कीमत निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस 16% को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 16% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये क्या हो जाएगा 4/25 हो जाएगा। तो हम यहाँ से एमपी और एसपी का हम रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से एमपी और एसपी का हम रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए अगर उस वस्तु का एमपी अगर 25 यूनिट होगा तो 25 पे 4 का डिस्काउंट देने के बाद एसपी कितना हो जाएगा 21 यूनिट हो जाएगा। एसपी कितना हो गया 21 यूनिट, लेकिन हमें क्वेश्चन में एसपी क्या दिया 1680 रुपया, यानी इस 21 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 1680 रुपया दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 80 रुपया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, चिन्हित कीमत, यानी एमपी पूछ रहे हैं। एमपी क्या है 25 यूनिट, तो हम यहाँ से 25 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 25 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 2000 रुपया हो जाएगा। 25 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 2000 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 2000 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 61 है। डिवीजन बी के 25 छात्रों के अंकों का औसत 57 है। डिवीजन सी के 50 छात्रों के अंकों का औसत 55 है। 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजन के छात्रों के अंकों का औसत क्या होगा। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है डिवीजन ए में कितने छात्र हैं 50 छात्र हैं। डिवीजन ए में 50 छात्र है और 50 छात्रों का औसत अंक हमें क्या दिया हुआ है 61 दिया हुआ है। डिवीजन बी में कितने छात्र हैं 25 छात्र हैं और 25 छात्रों का औसत अंक हमें क्या दिया हुआ है 57 दिया हुआ है। और डिवीजन सी में कितने छात्र हैं 50 छात्र हैं और 50 छात्रों का औसत अंक हमें क्या दिया 55 दिया हुआ है। अब देखिए हम औसत में क्या करते हैं, औसत में हम आंकड़े को बराबर करते हैं। तो देखिए हम यहाँ, ये हमारा क्या है छात्रों का संख्या है, ये क्या है छात्रों का संख्या है, और ये क्या है हमारा औसत अंक है, ये क्या है औसत अंक है। तो देखिए हम यहाँ किसी एक को पूरे कक्षा का हम औसत मान लेते हैं। हम यहाँ 55 को पूरे कक्षा का औसत मान लेते हैं। तो देखिए ये 55 से 61 जो है कितना ज़्यादा है, 55 से 61 है कितना ज़्यादा है, 55 से 61 जो है 6 ज़्यादा है। और यहाँ छात्रों का संख्या क्या है 50 है। और ये 57 जो है 55 से कितना ज़्यादा है, 57 जो है 55 से 2 ज़्यादा है। और यहाँ छात्रों का संख्या क्या है 25 है। अब देखिए हम यहाँ 6 में अगर 50 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 300। 6 में 50 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 300। और हम यहाँ अगर 2 से 25 में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 50। यानी यहाँ जो है प्लस का क्या निकल के आ गया 350 निकल के आ गया। अब देखिए ये जो प्लस का 350 निकल के आया, ये हम सभी छात्रों में बांट के और हम इस औसत में ऐड कर देंगे तो हमारा जो है वास्तविक जो है पूरे कक्षा का औसत निकल के आ जाएगा। तो देखिए 350 जो है 350 कितने छात्रों में बढ़ जाएगा, टोटल छात्रों का संख्या क्या है 50,
50 क्या हो गया 100, और 100 बटा 25 क्या हो गया 125, यानी 125 में बढ़ जाएगा। हम इसे अगर 25 से काटेंगे तो ये 25 से 5 बार में जाएगा, ये 25 से कितने बार में जाएगा, ये 25 से एक बार में जाएगा, हाथ में 10, ये क्या हो जाएगा 100, यानी 4 बार में जाएगा। हम इसे अगर काटेंगे 5 से 14 को तो ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में, पॉइंट लगाएंगे 40 हो जाएगा 8 बार में। यानी यहां से हमारा वास्तविक औसत क्या निकल के आ गया, 55 प्लस का 2.8 निकल के आ गया। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 57.8 हो जाएगा। पूरे कक्षा का औसत अंक क्या निकल के आ गया, 57.8 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया रामेश्वर अपनी मोटरसाइकिल से 405 किलोमीटर यात्रा करता है। यदि वह 45 किलोमीटर पर घंटा की गति से 6 घंटे तक मोटरसाइकिल चलाता है तो वह शेष 3 घंटे की यात्रा किस गति से तय करता है। तो हम सबसे पहले शेष दूरी निकाल लेते हैं। देखिए टोटल दूरी हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें टोटल दूरी दिया हुआ 405 किलोमीटर। टोटल दूरी हमें क्या दिया 405 किलोमीटर, जिसमें से वह 45 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से 6 घंटा जो है यात्रा कर रहा है। तो देखिए हम यहाँ से अगर गुना करेंगे 45 किलोमीटर पर घंटा में, अगर हम समय से गुना करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, चली गई दूरी निकल के आ जाएगा। और टोटल दूरी हमें क्या दिया हो 405 किलोमीटर, यानी हम इसमें से अगर माइनस कर लेंगे चली गई दूरी तो हमारा शेष दूरी निकल के आ जाएगा। 405 किलोमीटर में से हम इसमें अगर गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 270 किलोमीटर। अब देखिए हम 405 में से 270 किलोमीटर माइनस करेंगे, यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 135 किलोमीटर, यानी शेष दूरी क्या बच गया 135 किलोमीटर। अब देखिए इस शेष दूरी को 135 किलोमीटर को वह 3 घंटा में तय कर रहा है। यानी हम इस दूरी में अगर समय से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, स्पीड निकल के आ जाएगा। हम 135 में 3 से भाग देंगे, यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 45 किलोमीटर पर घंटा, यानी शेष यात्रा भी वह 45 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय किया है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 9,36,000 रुपया के लाभ को 2:3:5 के अनुपात में ए, बी और सी में बांटा जाना है। सी को कितना रुपया मिलेगा, हमें क्या निकालना, सी का हिस्सा निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है A:B:C, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 2:3:5 दिया हुआ है। तो देखिए हमने मान लिया कि उस लाभ में से ए को 2 यूनिट मिल रहा है, तो बी को कितना मिल रहा है 3 यूनिट, और सी को कितना मिल रहा है 5 यूनिट। तो यहां से टोटल लाभ क्या हो जाएगा, यहां से टोटल लाभ हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, और 5 + 5 क्या हो जाएगा 10, यानी टोटल लाभ क्या हो गया 10 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ क्या दिया हुआ है 9 लाख, टोटल लाभ दिया 9,36,000 रुपया। टोटल लाभ हमें क्वेश्चन में क्या दिया 9,36,000 रुपया। 10 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 9,36,000 रुपया दिया हुआ है, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसे अगर 10 से काटेंगे तो 1 0 कट जाएगा, यानी यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 93,600 निकल के आ जाएगा। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 93,600 रुपया निकल के आ जाएगा। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया 93,600 रुपया निकल के आ गया, और हमसे पूछ के आ रहा है सी का जो है हिस्सा पूछ रहा है। सी को कितना मिल रहा है, सी को कितना मिल रहा है 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम इसमें 5 से गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा 0 0 30 के 0 हाथ में 3, 15 3 18 हाथ में 1, ये क्या हो जाएगा 45 1 46 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ गया 4,68,000 रुपये। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 4,68,000 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।